मौर्य साम्राज्य। सबसे पहले तो यही सवाल कि इसकी स्थापना कैसे हुई। इसकी शुरुआत होती है नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद से। उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अच्छा। और इस पूरे काम में उनकी मदद की चाणक्य ने, जिन्हें बाद में चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री भी बनाया। वही चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। जी बिल्कुल वही। तो इतने पुराने साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से है? मतलब क्या स्रोत हैं हमारे पास? देखिए, मुख्य रूप से दो तरह के स्रोत हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र। हाँ, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, फिर मेगास्थनीज की इंडिका है, और विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस भी। अच्छा। इनके अलावा जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी काफी कुछ पता चलता है। और दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। इसमें अशोक के शिलालेख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हाँ, वो तो है ही। और जूनागढ़ और रुद्रदामन के अभिलेख भी इसी में आते हैं। जब हम साम्राज्य कहते हैं तो ये कितना बड़ा था, कोई अंदाजा? अंदाजा नहीं है, बहुत ही विशाल था। मतलब आप सोचिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। मैसूर यानी कर्नाटक तक। हाँ, और पूरब में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत और पश्चिम में अरब सागर तक। वाह, मतलब लगभग पूरा उपमहाद्वीप। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो मुख्य शासकों में किन के नाम आते हैं? 3 नाम सबसे जरूरी हैं। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार और फिर अशोक। और अंतिम शासक? अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, तो चलिए संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करते हैं। उनकी मुख्य बातें क्या हैं? तो धनानंद को हराने के बाद उन्होंने धनानंद की बेटी दुर्धरा से विवाह किया। अच्छा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनानी लेखकों ने उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। हाँ, मैंने सुना है, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस। प्रोकोटस। पर ये पता कैसे चला कि ये नाम चंद्रगुप्त के ही हैं? ये श्रेय जाता है विलियम्स जोन्स को। 1793 में उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ये दोनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, एक और बड़ी घटना थी, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ उनका युद्ध। हाँ, 305 ईसा पूर्व में। उस युद्ध में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। और फिर एक संधि हुई थी। जी, संधि के तहत सेल्यूलस ने अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहते हैं, उसका विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। और साथ में कुछ प्रांत भी दिए थे। हाँ, 4 प्रांत दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। बदले में चंद्रगुप्त ने नहीं कुछ दिया था ना? हाँ, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए थे। 500 हाथी, ये तो उस जमाने के टैंक हो गए एक तरह से। हाँ, और इसी संधि के बाद सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका लिखी। बिल्कुल। और उनके जीवन का अंत वो भी काफी अलग था। बहुत। वो जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन बन गए और फिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। हाँ, और वहीं 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। मतलब उपवास द्वारा? जी, उपवास द्वारा। तो चंद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे बिंदुसार। जी, उनके बारे में क्या महत्वपूर्ण है? बिंदुसार चंद्रगुप्त और दुर्धरा के पुत्र थे। उन्हें अमित्रघात भी कहा जाता था। अमित्रघात, इसका मतलब? इसका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। उनके समय में भी कोई विदेशी राजदूत आया था? हाँ, सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डायमेकस को उनके दरबार में भेजा था। अच्छा, और बिंदुसार ने एंटियोकस से कुछ मांगा भी था, है ना? हाँ, एक बड़ा मजेदार किस्सा है। उन्होंने 3 चीजें मांगी थी, मीठी शराब, अंजीर और एक यूनानी दार्शनिक। एक दार्शनिक? जी। तो क्या उन्हें ये सब मिला? उन्हें शराब और अंजीर तो मिल गए, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यूनानी कानूनों के हिसाब से दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं हो सकता था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। उनके समय में तक्षशिला में विद्रोह भी हुआ था। हाँ, हुआ था, जिसे दबाने में उनका बड़ा बेटा सुशीम असफल रहा। तब उन्होंने अशोक को भेजा। बिल्कुल, तब बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, और अशोक ने बड़ी क्रूरता से उस विद्रोह को दबा दिया था। और यहीं से कहानी अशोक की तरफ मुड़ती है। उनका राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। जी। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। 99 भाई? ये आंकड़ा कुछ ज्यादा नहीं लगता? हाँ, ज्यादातर इतिहासकार इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया मानते हैं, शायद उनके बाद के बदलाव को और नाटकीय दिखाने के लिए। उनकी मां का नाम सुभद्रांगी था। जी। और फिर उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, कलिंग युद्ध। बिल्कुल,
राज्याभिषेक के 8वें साल यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और जीत भी लिया? जीत तो लिया, लेकिन युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ उससे देखकर उनका हृदय पूरी तरह बदल गया। और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया? हाँ, उन्होंने उपगुप्त से इसकी शिक्षा ली, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? उन्होंने बौद्ध धर्म को कभी भी राजधर्म घोषित नहीं किया, ये उनका व्यक्तिगत धर्म था। अच्छा, और धर्म प्रचार के लिए भी उन्होंने काफी काम किया? बहुत। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। और उन्होंने दूसरे संप्रदायों के लिए भी काम किया? हाँ, जैसे आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। जी वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता से बात की, जी और इनकी भाषा प्राकृत थी, जी जो आम लोगों की भाषा थी। और लिपियां 4 थीं, जो अलग अलग इलाकों में इस्तेमाल हुईं। 4 अलग अलग लिपियां? हाँ, भारत में मिली ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में मिली खरोष्ठी लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अच्छा। और अफगानिस्तान में अरमाइक और ग्रीक लिपियां मिली हैं। इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने? ये तो एक पहेली बन गए थे। सदियों तक पहेली ही थे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप को इन्हें पढ़ने में सबसे पहली सफलता मिली। अशोक ने अपने अभिलेखों में खुद के लिए क्या नाम इस्तेमाल किया? ज्यादातर अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी नाम मिलता है, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। हाँ। उनका असली नाम अशोक बहुत कम अभिलेखों में मिलता है, जैसे मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटक के मस्की अभिलेख में। और राजस्थान के भाबरू अभिलेख में उन्होंने खुद को मगध का सम्राट बताया है। बिल्कुल सही। अशोक का धर्म क्या था? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, धर्म कोई धर्म नहीं था। ये बेसिकली लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए बनाए गए नियम कानूनों की एक संहिता थी। एक कोड ऑफ कंडक्ट। एक कोड ऑफ कंडक्ट जो बौद्ध धर्म से प्रभावित था। हाँ, प्रभावित जरूर था। इसमें माता पिता की आज्ञा मानना, ब्राह्मणों का आदर करना और जियो और जीने दो जैसी बातें शामिल थीं। उनके 14 शिलालेखों में से परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी में कलिंग युद्ध की चर्चा है। अच्छा, और? पहला शिलालेख भी जरूरी है, जिसमें अहिंसा पर बल और पशु बलि की निंदा है। और 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें धार्मिक समन्वय की बात कही गई है। चलिए, अब मौर्यकालीन प्रशासन की बात करते हैं। कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में बताइए। कई अध्यक्ष थे, जैसे शुल्काध्यक्ष जो व्यापार कर वसूलता था। ठीक है। पौत्वाध्यक्ष था जो माप तौल को नियंत्रित करता था, आज के वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट की तरह। का अध्यक्ष। और सीताध्यक्ष? वो कृषि विभाग का अध्यक्ष था। उस समय सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। अच्छा, अब सामाजिक व्यवस्था पर आते हैं। यहाँ हमें 2 अलग अलग विवरण मिलते हैं। हाँ, चाणक्य के अर्थशास्त्र में तो 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। लेकिन मेगस्थनीज ने तो अपनी इंडिका में 7 वर्गों की बात की है। हाँ, क्योंकि मेगस्थनीज एक विदेशी था। उसने समाज को आर्थिक आधार पर 7 वर्गों में बांटा था। कौन कौन से? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। और उसके अनुसार सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? कृषकों के। अंत में मौर्यकालीन वास्तुकला, इसकी क्या विशेषता थी? उस समय लकड़ी के भवन बनते थे, जिसके अवशेष हमें पटना से मिले हैं। लेकिन पत्थर का काम भी तो बेहतरीन था। हाँ, पत्थर के कुशल कारीगर थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया, जो सबसे बड़ा स्तूप है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? वो भी अशोक की ही देन है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 सिंह हैं। हाँ, जिसपे 4 सिंह एक जगह रखे गए हैं, और यही भारत का राष्ट्रीय